हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज बेसिकली हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है ये मार्च मंथ की है और ये फर्स्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स आएंगे और आपका मार्च का सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो आज डलेगी, सेकंड पार्ट कल और थर्ड पार्ट परसों। ये आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, साथ साथ में ही इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें डाल दिया गया, टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम पे पहुंच के इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके साथ अब क्या करना है, इसके आगे शाम को हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपका क्या हुआ, क्विज हो गया। जो ये आज टॉपिक कराया जाएगा इस पे आपका लगभग 50 क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल, जो आप कर सकते हैं आके उस चैनल पे। उसका टाइमिंग हुआ 9 PM पे। 9 PM पे आपका इसका टाइमिंग होगा और आप इस क्वेश्चन को वहां से अटेंड कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक हो गया। इसके अलावा कंप्लीट तैयारी के लिए आप इसके इसके आपको 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। आप इतना कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टारगेट सीरीज चल रही है वहाँ पे करंट अफेयर्स अगर डाले जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सारा डाटा बता दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आप चाहते हैं कि एक कंटिन्यू सीरीज रहे तो सबसे सबसे इजी यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। जितना रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आएगा उतना ही कंटेंट बनाने में हम अपना टाइम लगाएंगे, समय देंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। इसलिए आप लोगों का इतना सा बस मांग रहा हूँ, इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को जितनी जल्दी ग्रो हो जाएगा, जितना ग्रो होगा उतना ही इस पर कंटेंट आपको बढ़ता रहेगा और मिलता रहेगा कंटेंट। ठीक है, शॉर्ट की सभी चीज़ मिलेगी और अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम मार्च मंथ का कर रहे हैं चीज़ें। मार्च के बाद हम अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, यहाँ तक लेके आएंगे। जून के बाद फिर से हम जनवरी और फरवरी का करेंगे साथ में। ठीक है, इसके साथ में इसको मैं पूरी प्रिपरेशन एमसीक्यू के माध्यम से सारा कंप्लीट करानी। जब तक एग्जाम होगा, एग्जाम से 1 महीने पहले तक का सारा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये खाली पेट के लिए नहीं है, ये पेट के लिए नहीं, इसके साथ साथ लोअर पीसीएस और आप जो भी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें फुल्ली उतना ही कारगर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसने बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इतना आप लोग करिए, बाकी हम करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मार्च मंथ का। तो मार्च को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, समझते चलिएगा। इसके बाद एमसीक्यू और क्विज अटेंड करिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल मैंने बता दी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पहला चीज़ है 1 मार्च। 1 मार्च को आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डेज 1 मार्च को। दूसरा है विश्व प्रशंसा दिवस। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे, जो प्रशंसा दिवस है उसको 1 मार्च को मनाया जाता है। दैट्स ऑल। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस यानी वाइल्ड लाइफ डेज जो है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ इसे, ये कब स्टार्ट हुआ था, जब 3 मार्च 1973 को, कब, 73 को, 3 मार्च 1973 को, 73 को साइट, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज को अपनाया गया था इसी दिन, यानी साइट्स को अपनाया गया था उसी दिन, 3 मार्च को अपनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और ये यूएनजीए द्वारा साल 2013 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 3 मार्च को ये साइट को अपनाया गया था और ये 3 मार्च को ही आगे आकर के आगे चलकर 2013 में यूएनजीए द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मार्च को क्या घोषित कर दिया गया, विश्व वन्य जीव दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, यूएनजीए द्वारा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 से ये दिवस मनाया जा रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस याद हो गया होगा आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये बेसिकली 1972 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और बेसिकली इसका राष्ट्र, एक इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब, 1966 में। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी
1966 में। कौन सा मंत्रालय? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। और विशेष में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो देश की सुरक्षा संबंधित है, की स्थापना 1998 में की गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होती है, या आपने सुना होगा कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे पहले कई बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और जिसकी अध्यक्षता पीएम कर रहे थे। ठीक है। और वो कब स्टैब्लिश हुई? तो 1998 में। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1998 में दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1966 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक हो गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 मार्च को। ये आपको याद रखना है। यूएनजीए द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में इसे घोषित किया गया था, और इसकी शुरुआत 2022 से हुई थी। कब? अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व अप्रसार जागरूकता दिवस को 5 मार्च को मनाया जाता है। ये तो आपकी डे हो गए। इसके बाद एक वायरस है। ठीक है। उस वायरस के खिलाफ एक टीकाकरण हुआ है, एचपीवी टीकाकरण। ठीक है। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान 2026। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस का टीकाकरण अभियान 2026 से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होगा? 14 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है। और इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को कहाँ से किया गया? अजमेर से किया गया। कहाँ से? अजमेर से किया गया। याद रखना, अजमेर कहाँ है? राजस्थान से किया गया। ठीक है। इतना पता चल गया। ठीक है। अजमेर एक चीज के और फेमस है। किस चीज के लिए? किसी की दरगाह है वहां पे अजमेर में, आपको बताना है, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है। दरगाह। क्लियर है सर? उसके बाद अगला हम टॉपिक आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष। ठीक है। यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फंड जारी किया गया यूएनआरएसएफ द्वारा। ठीक है। यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी फंड जारी किया गया। ये क्या है? 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना प्रारंभ की गई। और बेसिकली यह घोषणा सड़क सड़क सुरक्षा दूत जीन टोड की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष का इसकी एक वित्त परियोजना कहाँ से स्टार्ट की गई? नई दिल्ली से। ठीक हो गया। नई दिल्ली से। बोत्सवाना। बोत्सवाना बोत्सवाना से भारत में चीते लाए गए। कहाँ लाए गए? कूनू नेशनल पार्क में। इससे पहले भी भारत में कूनू नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। कहाँ से? नामीबिया से। अभी कहाँ से लाए गए? बोत्सवाना से। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 9 नए चीते लाए गए। अब अगर देखा जाए तो भारत में चीतों की संख्या कुल 48 हो गई है। ठीक है। इसमें 28 चीते भारत में पैदा हुए हैं। कहाँ जन्मे हैं? भारत में जन्मे हैं। ठीक है। भारत में जन्मे हैं। ठीक हो गया। 28 चीते कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। क्लियर है सेट यहाँ तक? ठीक। वाराणसी उत्तर प्रदेश क्या रहा है न्यूज में? गिनीज बुक रिकॉर्ड में हुआ है। क्या हुआ है कि यहाँ पे सूजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए गए। और इसको जिस तकनीकी का यूज हुआ, मियावाकी तकनीकी का यूज। ये मियावाकी तकनीकी एक जापानी पेड़ लगाने की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि पास पास बहुत सारे पेड़ों को लगा देते हैं। ठीक है। और जब पास पास पेड़ों को लगाते हैं तो ये पौधे क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं अपने आप में, जो ग्रो करेगा जल्दी। क्योंकि आपने देखा होगा, जो जंगल होते हैं वहाँ पे पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हर एक पेड़ ग्रो करना चाहता है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। इसका रीजन यही है कि उनको पोषण की आवश्यकता होती है। उनको पता है कि अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? पेड़ों के नीचे दब जाएंगे, और दब जाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। यानी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ऐसा किया गया, मियावाकी तकनीक। ठीक है। तो ये क्या नाम है क्षेत्र का? वाराणसी के सूजाबाद डुमरी में। क्लियर है सर? ओके। उसके बाद एक संस्था है बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका अभी 25 वर्ष इसने पूरा किया है। ठीक है। 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत विद्युत मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। इसने अभी हाल में क्या किया? अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
2005 के स्तर, इसका लक्ष्य क्या है, ये एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का क्यों स्टैब्लिश किया गया था, कि इसका मतलब यही था कि जब हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। ठीक है, 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि 2030 से पहले ही भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता का 52% लक्ष्य पूरा कर लिया है। ठीक हो गया है, लाइक दिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप बस इतना, जो इसमें ज़्यादा डिटेल वाले ना आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई की स्थापना सन 2002 में हुई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक अभ्यारण्य है जो चर्चा में रहा है, डेबरीगढ़ अभ्यारण्य। डेबरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके ये कहाँ है, उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में। ठीक हो गया। यहाँ दूसरे भारतीय बाइसन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। अगर ये एग्जाम में आता है कि दूसरे भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, उड़ीसा में, ढेबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक हो गया। एक संग्रहालय है, एस्मोलियन संग्रहालय, कहाँ है, ये है यूके में है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस संग्रहालय ने क्या किया, संत थिरुमंगाई अलवर की 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा को भारत को वापस किया है। किसकी, संत थिरुमंगाई अलवर की 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा को भारत को वापस किया है। ठीक, और ये कौन थे, ये अलवार जो संत थे, 12 अलवार संतों में से एक थे। ठीक है, और यह प्रतिमा मूल रूप से स्त्री सुंदर राजा पेरुमल मंदिर से संबंधित है। ठीक है, थिरुमंगाई अलवर की संत प्रतिमा, जो संत थे 12 अलवार संतों में, उनकी प्रतिमा है। ठीक हो गया। तो किसने लौटाया है, यूके, एस मोलियन संग्रहालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके संबंधित है ये। ठीक है, उसने वापस किया। ठीक हो गया। अब अभी आपको पता है कि 2027 में जनगणना की जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और जनगणना भी चल भी रही थी 2026 से। तो वही है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 के लिए डिजिटल उपकरण शुभंकर और मोबाइल एप्स लॉन्च किए गए। शुभंकर क्या है, एक प्रगति जो महिला शुभंकर संबंधित है, विकास पुरुष शुभंकर से संबंधित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया, गृह मंत्री द्वारा। एक चीज और पता होना चाहिए कि जो जनगणना का कार्य होता है गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। गणना का कार्य, जनगणना किसके द्वारा होता है, गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही साथ यह भारत की पहली डिजिटल गणना है, यह भारत की पहली डिजिटल गणना होगी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई, 16 जून 2025 से इसकी तैयारी शुरू की गई। अब ये 2 चरणों में होगी। इसमें आपको पता है कि ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की सूची व आवास गणना किया जाएगा, और दूसरे चरण में संपूर्ण जनगणना व जाति गणना की जाएगी। और इस बार जाति गणना भी हो रही है। ठीक है, जनगणना कौन कराता है, गृह मंत्रालय कराता है। अगर ये पहली डिजिटल जनगणना है, यानी मोबाइल के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से इसकी जनगणना होगी, और इसमें लगभग 30 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें स्कूल, प्राइमरी स्कूल लेवल के होंगे, बीएलओ होंगे, और अदर कर्मचारियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके लिए 4 नए डिजिटल ऐप लॉन्च किए गए। एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर ऐप है, एक दूसरा एचएलओ ऐप है, तीसरा स्वगणना पोर्टल है, और चौथा जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली है, सीएमएमएस। ठीक है, 4 ऐप लॉन्च किए गए। आपको ये चीजें चारों पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, 2 चरणों में ये भी मैंने बता दिया। पहला चरण जो खत्म हो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर के बीच खत्म होगा, और दूसरा फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा। ठीक है, और कब तक चलेगा वो आगे देखा जाएगा। उसके बाद एक और है, हाल में ही नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया, किसके लिए, आकांक्षी जिलों तथा आकांक्षी ब्लॉकों के पोषण व स्वास्थ्य सुधार परिणामों में सुधार लाना। यानी नीति आयोग ने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है, किस लिए, आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के पोषण व स्वास्थ्य परिणामों में प्रभावी सुधार लाने के लिए। ठीक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरुन एक लिस्ट जारी हुई है, हुरुन रिच लिस्ट 2026। इसमें अमीर व्यक्तियों को बताया गया है कि दुनिया के शीर्ष 3 अमीर व्यक्ति कौन है दुनिया में। एक तो एलन मस्क पहले नंबर पे, दूसरे पे जेफ बेजोस, और तीसरा लैरी पेज। ये दोनों आपस में पहला और दूसरा खेलते रहते हैं। ठीक है,
अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में लगभग 4020 अरबपति रहते हैं, ठीक है, जिसमें से अभी 578 पिछले एक साल में ऐड हुए हैं, ठीक है, जो लगभग 70% वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, और शेष सबसे ज्यादा कौन से किस देश में सबसे ज्यादा अरबपति है, तो पहला आपके चाइना है लगभग 1010, यूएसए 1000, भारत में 308 और जर्मनी, फिर ब्रिटेन। ये आपको पहला कोई याद ना हो, भारत का याद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार एलन मस्क है। भारत में 308 अरबपति है। और भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी, फिर दूसरे पे गौतम अडानी, तीसरे पे रोशनी नादर है, ठीक है, ये महिला है। अगर मैं भारत की बात करूँ 308 अरबपतियों में, ठीक है, 23 महिलाएं हैं। इससे पिछले वर्ष 24 ज्यादा है, पिछले वर्ष इससे 24 यानी 200 कुछ रहे होंगे। आप इसको माइनस कर लीजिएगा, 308 से 24 माइनस करोगे तो 4, और यहाँ पे 8 और 284 लोग इससे पहले थे, ठीक हो गया, 284 लोग इससे पहले थे, यानी पिछली बार अरबपति हुरून लिस्ट में 284 लोग थे, इस बार 308 अरबपति शामिल हैं, ठीक हो गया। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे पे गौतम अडानी और तीसरे पे रोशनी अदा। तो आई होप इसको हम एक बार फिर से फटाफट देख ले, 3 पेज हो गया है, पहले 5 पेज कर लेते हैं, फिर इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक हो गया, मेन मेन चीज। अब ये है कि वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, मुंबई में, बस इतना याद रखो। दूसरे पे बीजिंग में। शहरों के आधार पर अगर न्यूयॉर्क में पहले सबसे, दूसरे पे बीजिंग हो गया, तीसरे पे लंदन, चौथे पे मुंबई, फिर शंघाई, फिर शेनजेन और फिर गुआंगचू। तो ये भारत में कौन सी शीर्ष स्थान पे, मुंबई है, ठीक हो गया। चलिए, एक ऑपरेशन संकल्प चलाया गया इंडियन नेवी द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा, कहाँ पे, ये एक्चुअली ये 2019 से चलाया जा रहा है, कहाँ पे, जो हॉर्मुज और ये वाला ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जल संधि के आसपास क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों तथा व्यापार मार्गों की रक्षा हेतु इसे शुरू किया गया था, कब, 2019 में। अभी इससे इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया, हाल की भू राजनीतिक घटनाओं के चलते यह ऑपरेशन पुनः सक्रिय किया गया, एक्टिव किया गया है। तो ये इसलिए आपको ऑपरेशन संकल्प याद रखना चाहिए, ठीक हो गया, ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी। हाल में ही मोदी जी गए थे कहाँ, इजराइल की यात्रा करने, और इजराइल की यात्रा करने के बाद जैसे ही अगले दिन आए तो अगले दिन इजराइल ने कहाँ आक्रमण कर दिया, ईरान पर। इजराइल प्लस यूएसए ने मिलकर ईरान पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और आक्रमण से पहले जब मोदी जी गए थे वहां पे, कहाँ पे, इजराइल में, तो वहां पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया था, ठीक है। हाल में यूपीआई को इजराइल में भी लॉन्च किया गया, समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल की मोदी मोदी जब गए थे इजराइल की यात्रा के दौरान हुआ था, समझ में आ गया। तो हाल में यूपीआई पेमेंट सिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया, तो इजराइल में। इससे पहले फ्रांस हो गया, श्रीलंका आदि आदि देशों में पहले से चल रहा है, ठीक। भारतीय जर्मनी भारत जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग हुआ है। इसके तहत क्या हुआ है कि नई दिल्ली में किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के लिए, ठीक है। भारत जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत 20 मिलियन यूरो की जलवायु लचीलापन पहल यानी क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव को की पहल को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल को जर्मन सरकार द्वारा वित्त पोषित किया था, कितना, 20 मिलियन यूरो, 20 मिलियन यूरो आपको याद रखना, 20 मिलियन किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल, 20 मिलियन यूरो कौन सहयोग कर रहा है, जर्मनी, ठीक है, भारत जर्मनी। एक हाल में ही सॉवरेन कॉन्फिडेंशियल क्लाउड सर्विसेज लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, यूएई द्वारा, यूएई के केंद्रीय बैंक द्वारा। क्या, सॉवरेन कॉन्फिडेंशियल क्लाउड सर्विसेज लॉन्च की गई, किसके द्वारा, यूएई द्वारा, यूएई के सेंट्रल बैंक द्वारा। और ये काम क्या है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड है, ठीक है, यानी इंटरनेट के माध्यम से अब ये चीजें होंगी, ठीक, एआई के माध्यम से। वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड है, जो कहाँ के, यूएई द्वारा, यूएई के केंद्रीय बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है, यूएई, ठीक है। सॉवरेन कॉन्फिडेंशियल क्लाउड सर्विसेज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएई के सेंट्रल बैंक द्वारा, ठीक हो गया। इसके बाद देखो आ गया ना युद्ध, इजराइल और यूएसए बनाम ईरान सैन्य संघर्ष, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, देखो 28 फरवरी की घटना है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया, और इसका नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तथा ऑपरेशन लायन शेर, लायन लायंस रोर, ठीक है। क्या, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और तथा ऑपरेशन लायन रोर इसको लॉन्च किया गया, इसका नाम है। इन दोनों ऑपरेशन के तहत ईरान पर संयुक्त कार्रवाई की गई,
ठीक है। एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन लायन रोड, ये बेसिकली ये एपिक फ्यूरी यूएसए और ये है इजराइल। ठीक हो गया। इसका प्रभाव क्या हुआ, इसमें वहां के जो सर्वोच्च नेता थे अली खamenei की मृत्यु हो गई। ठीक है। और ईरान द्वारा जब जवाबी कार्यवाही की गई तो इसने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 ईरान द्वारा यूएसए और इजराइल के एयरबेस व बुनियादी ढांचे को इसके तहत हमला किया गया। इसके साथ साथ में ही एक चीज और किया गया, क्या था, ऑपरेशन मोजिक लॉन्च किया गया। इसका मतलब होता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व की डेथ हो जाती है तो निचला नेतृत्व उसको अपने अंडर में ले लेगा, यानी वो अपने आप से कार्य करेगा, उसको ऊपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यही है कि ऑपरेशन मोजिक है, ये ईरान की एक सैन्य रणनीति है जिसमें उच्च नेतृत्व खत्म होने के बाद युद्ध सुचारू रूप से चलता रहे। कौन उसको नेतृत्व निचला, निचले जो कर्मचारी हैं या निचले भी जो भी हैं उसको अपने हिसाब से लॉन्च वो करेंगे। ठीक है। उच्च नेतृत्व जब खत्म हो जाएगा तो उससे नीचे के जो लोग होंगे उसका नेतृत्व करने लगेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। उसके बाद भारत कनाडा संबंध की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले जो भारत कनाडा के प्रधानमंत्री थे, भारत के विरोध में कुछ चीजें करी उन्होंने, जैसे ये जो खालिस्तान को समर्थन दिया। ठीक है। खालिस्तान को समर्थन दिया, और देने का मतलब यही था कि वहाँ के जो खालिस्तानी थे, खालिस्तानी प्रो थे इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है मार्क कार्नी। 3 से 5 मार्च भारत की यात्रा पर है और संबंधों को जो अभी तक बिगड़े हुए थे उसको सुधारने की कोशिश की। ठीक है। और इसके तहत इन्होंने पीएम से मुलाकात की और साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापार पर भी चर्चा हुई। ठीक है। इस चर्चा के तहत क्या हुआ कि भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम ऊर्जा व्यापार, यूरेनियम ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित महत्वपूर्ण खनिजों के पर व्यापारिक चर्चा हुई। ठीक है। इसके साथ साथ ही CEPA 2026 व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 2030 तक $70 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को रखा गया है। ठीक है। या इसके साथ ही इसकी शुरुआत के साथ ही वार्ता शुरू हुई थी, क्या कि 2030 तक हम $70 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करेंगे। ठीक हो गया। आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी, लेकिन एक चीज यह कि यूरेनियम आपूर्ति की समझौता हुआ। भारत को यूरेनियम आपूर्ति करेगा कौन, कनाडा। ठीक है। इसके लिए 2.6 बिलियन कनाडाई डॉलर का समझौता हुआ है, किसके, भारत और कनाडा के बीच। तो आपको इतना थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, इसको सुनते रहिए आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद वही है कि यूरेनियम से हुआ तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है। ऊर्जा, हम अपने वहाँ यूरेनियम का यूज किस लिए, अभी नॉर्मली बम बनाने के लिए के अलावा भी ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद रायसीना डायलॉग हुआ 2026। ठीक है। वैसे तो रायसीना डायलॉग का 2016 से स्टार्ट हो रहा और ये 11वां संस्करण था। 11वां संस्करण था, कहाँ हुआ, दिल्ली में होता है। ठीक है। एक वार्षिक एनुअल कार्यक्रम है और इस बार इसकी थीम रही है संस्कार, अभिकथन, समायोजन व उन्नति। संस्कार, अभिकथन, समायोजन व उन्नति रहा है। ठीक है। इसमें एक चीज और हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फिनलैंड, जो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, क्या चीफ गेस्ट थे, और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। इसमें कुछ पिलर्स क्या रहे, इसके प्रमुख विषयगत स्तंभ क्या रहे, श्वेत वेल एजेंडा 2030, श्वेत वेल एजेंडा 2030 इसका विषयगत स्तंभ रहा। दूसरा टुमरा रोज लैंड इसके प्रमुख विषयगत स्तंभ रहे हैं। ठीक। और तीसरा द 11th आवर, 3 विषयगत प्रमुख स्तंभ रहे हैं, विषयगत स्तंभ। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, श्वेत वेल एजेंडा 2030, टुमरा रोज लैंड और द 11th आवर। ठीक है। ये चीजें 3 विषयगत स्तंभ पर हैं। अभी हाल में ही एक और देश है जो ग्रेट ब्रिटेन का एक देश है, क्या नाम है उसका, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटेन हो गया, साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में महान ब्रिटेन, इसके अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। ठीक है। ये सब प्रोविंस इसमें शामिल है। तो स्कॉटलैंड ने भी क्या किया है, जल दाह संस्कार को अपनाया है। क्या, स्कॉटलैंड क्षारीय जल अपघटन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के द्वारा अब संस्कार किया जाएगा। जल दाह संस्कार को मंजूरी देने वाला ग्रेट ब्रिटेन का 7वां और यूके का पहला देश बन गया है। यूके का पहला देश बन गया है। ठीक। इसे दफनाने और पारंपरिक
दाह संस्कार के अलावा अंतिम संस्कार का तीसरा विकल्प माना गया। इससे पहले दफनाया जाता था या फिर उनको जलाया जाता था। अब क्या हो गया कि एल्कलाइन वाटर से इसका क्या होगा, दाह संस्कार होगा। इसे हरित दाह संस्कार, ग्रीन क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यह पर्यावरण दृष्टि से बेहद अनुकूल यानी इको फ्रेंडली है। ठीक हो गया। तो इसको आपको बस इतना याद रखना है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, जल दाह संस्कार किसने, स्कॉटलैंड। ठीक हो गया। उसके बाद यूएन ने एक रिपोर्ट जारी करी है, यूएन वुमेन वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, क्या कि भैया क्या हुआ है कि 2010 में स्थापित, क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि 2010 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक निकाय है, कौन, यूएन वुमेन। इसने एक रिपोर्ट जारी की कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के कानूनी अधिकारों को केवल 60% ही प्राप्त है। इसने क्या बोला है, इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की, इसमें क्या बोला है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के कानूनी अधिकारों को केवल 64% ही प्राप्त है। ठीक है। और इसके साथ ही 54% देशों में बलात्कार को कानूनी रूप से सहमति के अभाव के के रूप में या अभाव के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, 54% देशों में बलात्कार को कानूनी रूप से सहमति के अभाव के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है। और इसके अलावा 3/4 देशों में अभी भी कुछ शर्तों के तहत बाल विवाह की अनुमति है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 44% देशों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 44% देशों में समान काम के लिए समान वेतन की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि अगर महिला और पुरुष एक ही काम को कर रहे हैं तो उसमें पुरुष को कुछ अलग वेतन दिया था, महिला को कुछ अलग वेतन। ठीक है। इसके लिए उन देशों में कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है कि महिला और पुरुष को दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है। ठीक हो गया। तो हमने ये रिपोर्ट देख ली। ठीक। उसके बाद एक गीजर है, गीजर इचिनस गीजर। ये बेसिकली कहाँ हुआ है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है ये गीजर। गीजर का मतलब गर्म पानी निकल रहा है। ठीक है, गर्म पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है। विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पुनः सक्रिय हुआ, इसी कारण से चर्चा में आ गया। ठीक है। तो इचिनस गीजर कहाँ है, यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक। इसके बाद कसावा वायरस। कसावा वायरस क्या है, यह एक घातक पौधा रोग कारक है। ठीक है। एक कसावा वायरस क्या है, एक वायरस है जो कि पौधों के रोग से संबंधित है। ठीक हो गया। अब चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है, ये एक पौधों को संक्रमित कर रहा है बहुत तेजी से, इसीलिए चर्चा में आ गया। इसमें क्या होता है कि कमजोर बीज प्रजाति, ठीक है, यानी बीज जो अंकुरित होते हैं अच्छे अच्छे बीज को कमजोर कर दे रहा है, तथा इसके साथ ही सफेद मक्खी के कारण इससे अब क्या हो रहा है कि इससे बीज की प्रजाति कमजोर हो जाती है और ये फैलता कैसे, सफेद मक्खी के कारण। ठीक है। इसके अन्य देशों में फैलने का गंभीर खतरा बन गया है। ठीक है, फैल रहा है। अब अफ्रीका के कुल भूभाग में अगर बात करूं तो 54.6% हिस्से में कसावा की खेती की जाती है, इसलिए यह एक बड़े संकट के रूप में माना जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया। अब एक चीज और है कि अभी हमने देखा भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंध के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब अभी रायसीना डायलॉग हम पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वो फिनलैंड के राष्ट्रपति ये भारत आए थे। तो इनके और भारत के मध्य, यानी फिनलैंड और भारत के मध्य कुछ द्विपक्षीय समझौते भी हुए। ठीक है। तो ये उसके चीफ गेस्ट थे, तो इनके मध्य चलो भाई, अब डायलॉग तो खत्म हो गया, अब हम कुछ आपसे द्विपक्षीय संबंधों की बात भी कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, अब अगर मैं देखूं कि भारत और फिनलैंड के बीच 1949 से द्विपक्षीय संबंध पर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे संबंध है भारत और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, कब से, 1949 से राजनयिक संबंधों पर चल रहे हैं। ठीक है, संबंध कब से है, 1949 से। अब दोनों देशों को मध्य द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड किया गया है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही क्या कहा गया कि 2030 तक दोनों द्विपक्षीय व्यापार को कितना करना है, दोगुना करना है का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। उसके बाद 6G तकनीकी पर संयुक्त कार्यबल या ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक। तो 6G तकनीकी पर काम करेंगे,
रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे काम करेंगे। ठीक है, ये सब द्विपक्षीय चर्चा हुई है और ये संबंध 1949 से चल रहे हैं भारत और फिनलैंड के मध्य में। तो हम एक बार फटाफट सारा फिर से देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पूरा पहले कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट की क्लास होगी, मैं चाहता हूँ कि 40-45 मिनट से ज़्यादा क्लास ना हो। तो रणजी ट्रॉफी हुआ अभी 2026 रणजी ट्रॉफी, और इसमें जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है किसने? जम्मू जे के ने पहली बार जीता। ठीक है, और ये भारत की 10वीं टीम बन गई जिसने रणजी ट्रॉफी को जीता है। इससे पहले 9 थी। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ था 1934-35 में, और इसका पहला विजेता बॉम्बे या मुंबई था। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि पहला गांव जो था, पहला 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 विजेता कौन था? मुंबई था, बॉम्बे था। और इस बार कौन जीता है? कर्नाटक को हराकर जे पहली बार जीता है कर्नाटक को हरा करके, और ये 10वीं टीम बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सोदला गांव जो है, ये बेसिकली इसको सोदला गांव का अहिल्या नगर जिले, जिसका पूर्व नाम अहमदनगर था, महाराष्ट्र में स्थित है। और यह देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जो जाति मुक्त गांव है। ठीक है, यहाँ पर अब कोई भी किसी भी सरकारी या सामाजिक स्तर पर सरनेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सोदला गांव इसलिए चर्चा में आएंगे कि जाति मुक्त गांव। अगर क्वेश्चन में आए कि जाति मुक्त गांव कौन सा है? सोदला। कहाँ है? अहिल्या नगर। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक, अब भारत के कई राज्यों में अभी नए नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई, तो आपको इतना चीज याद रखना है। कौन कौन से? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एक तो पश्चिम बंगाल का RN रवि, रवि साहब पश्चिम बंगाल गए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में RN रवि। एक तमिलनाडु आपको याद रखना है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, क्योंकि मैं इसलिए ये नाम बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ही यहाँ पे चुनाव है, और जो पहले से पार्टी थी उसके अपेक्षा इस बार नए नए पार्टी चुनाव जीत के आई है, तो इसको कुछ तो याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी बिहार में सैयद अता हसनैन, ये भी आपको सैयद अता हसनैन याद है। नागालैंड नंद किशोर यादव, लद्दाख में VK सक्सेना, याद रखिएगा, लद्दाख VK सक्सेना। हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता, तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला, और महाराष्ट्र में जिष्णुदेव वर्मा। ये आप दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू। भाई ये सारे एक बार पढ़ने, एक दो बार पढ़ लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये वाला तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार, बिहार और नागालैंड, ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। बाकी भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद 8 मार्च को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम क्या है? गिव टू गेन, दान से लाभ। गिव टू गेन यानी दान से लाभ, ये इसका थीम रहा है। इसके बाद कुछ पुरस्कार महिलाओं को दिए गए, उससे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बानो मुश्ताक। तो आपको पता है कि बानो मुश्ताक को इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ये दिया गया किसको? बानो मुश्ताक को। और इसकी कृति क्या है? कन्नड़ लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। क्या है? कन्नड़ एक लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प के लिए। यह पुरस्कार इसकी अनुवादक दीपा भास्कर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। उसके बाद गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को। और पायल कपाड़िया जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, इनको एक फ्रांस का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का। ठीक है, पायल कपाड़िया जो कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, इनको फ्रांस का प्रतिष्ठित क्या अवार्ड दिया गया? ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का अवार्ड इनको यह सम्मान दिया गया। अनुपमा बोस, ये भी फिल्म निर्माता है। ठीक है, इनको फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन डेज के लिए 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड देगा। तो ये भी आपको याद रखना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आलिया भट्ट गोल्डन ग्लोबल होराइजन्स अवार्ड किसको मिला? आलिया भट्ट को। गोल्डन ग्लोबल होराइजन्स अवार्ड किसको मिला? आलिया भट्ट को। और रुबल नागी को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार, किसको? रुबल नागी को। वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। वर्षा पांडे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, याद रखिएगा, एक दो तीन बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। सोनाली घोष बेसिकली इनको एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ये पहली महिला निदेशक इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अपॉइंट किया गया है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद बीबी फातिमा को सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कर्नाटक में रहने वाली है, कर्नाटक स्थान वहां पे
इनको यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। जयश्री वेंकटेशन को अगर मैं बात करूं तो ये पर्यावरण वैज्ञानिक है। कौन है? जयश्री वेंकटेशन पर्यावरण वैज्ञानिक है। इनको रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला, एक मिनट, ये महिला नहीं एक्चुअली, ये रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय बनी है। कौन? ठीक है, पहली भारतीय। एक सेकंड, इसमें मुझे इनके जेंडर में थोड़ा डाउट है, आई विल चेक नाउ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जयश्री वेंकटेशन एक महिला है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक है। इनको क्या मिला है? रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, महिला है ये, याद रखिएगा, महिला है। थोड़ा सा मुझे नाम को लेकर डाउट हो गया था, बट आई थिंक महिला, सी इज करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम सोनाली घोष के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आईयूसीएन द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। आईयूसीएन द्वारा अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड है WCPA, WCPA केंटर मिलर अवार्ड, केंटर मिलर पुरस्कार। इसको आप नोट कर लीजिएगा नोट्स में। केंटर मिलर पुरस्कार किसको मिला है? सोनाली घोष को। और ये फर्स्ट आईएफएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं जिनका अपॉइंट हुआ है काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक जिन्हें किया बनाया गया। ठीक हो गया, अक्टूबर 2000 डेट मत याद रखो, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जयश्री वेंकटेशन हो गया, बीबी फातिमा हो गया। अब बीबी फातिमा, ये सब हमने देख लिया, रुबल नागी, आलिया भट्ट वगैरह, ये सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेपाल में हाल में ही चुनाव है, जो जनजी आंदोलन हुआ था उसके बाद नेपाल में हुई चुनाव, और चुनाव में बालेंद्र शाह जो कि 35 वर्ष के हैं, सबसे युवा हैं काफी ज्यादा, उनकी नेतृत्व वाली एक पार्टी है स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये सबसे बड़ी 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 बनकर उभरी है। और जो पुरानी पार्टियां थी वो लगभग हार गई हैं। ठीक है, और ये इनके पीएम बनने की संभावना, यानी पीएम बन गए हैं वर्तमान समय, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो ये पीएम है अभी वर्तमान में वहाँ के। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है उनकी पार्टी का? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आपको पता होना चाहिए। कहाँ? नेपाल। उसके बाद कर्नाटक राज्य में एक बजट प्रस्ताव पारित किया गया। क्या है कि इसको अभी प्रस्ताव रखा गया है, इसमें बजट में, राज्य बजट प्रस्ताव में एक चीज रखी गई, क्या कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, 2026-27 के अंतर्गत। तो ठीक है, आपको याद रखना होगा, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, एक पुस्तक है, महात्मा है महान संचारक, ए ग्रेट कम्युनिकेटर, एक बुक है। किसने लिखा? डॉक्टर धीरज कांकड़िया ने। और इसका उद्घाटन किया था अभी हाल में ही, लॉन्च किसने किया? मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो एक याद रखना है कि महात्मा एक महान विचारक किसने लिखा? धीरज कांकड़िया ने। ठीक है, एक चीज और, हाल में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, हनुमान प्रोजेक्ट। क्या है? हनुमान प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। इसको आंध्र प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में माना जाता है, या परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना है। ये क्या होगा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए ये काम करेगी। कौन? हनुमान। हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ दिवस है, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, और नो स्मोकिंग डेज हर साल या मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको यूएन महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में इसे घोषित किया गया था। और यह प्रस्ताव जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की तरफ से कौन लेके आया था? पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और 2022 से इसको मनाया जा रहा है। क्या? इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के साथ ही 16 मार्च 1995 को भारत में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया गया था। 1995 में क्या हुआ था? पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, और इसकी थीम 2026 की थीम क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए क्या है? वैक्सीनेस फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल वैक्सीने। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, थीम आप देख लीजिएगा, वैक्सीनेस ऑफ ऑल एज
ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, थीम आप देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 16 मार्च याद होना चाहिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक, 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 27 मार्च 2014 को आपको याद रखना है कि मोटा मोटा कि 2014 से भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ग्लेशियर डे क्या है, 21 मार्च को, 21 मार्च विश्व हिमनद दिवस। ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। इसकी थीम जल और लिंग है, वाटर एंड जेंडर है, याद रखना। 1993 से ये मनाया जा रहा है। ठीक, इसके साथ साथ ही 19 मार्च को एक कुछ क्षेत्रीय त्योहार है। क्या, एक मराठी नववर्ष 19 मार्च को, इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, और तेलुगु नववर्ष से इसे उगादि कहा जाए के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उगादि यानी तेलुगु का नववर्ष उगादि, और मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा 19 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस, आपको पता है कि शहीद दिवस इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या फांसी दी गई थी, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, थीम ये भी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा है। क्या है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये आपका थीम रहा है। तब 23 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 23 मार्च 1950 को डब्ल्यूएमओ की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में हुई थी 23 मार्च को। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, मुख्यालय क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड द टीबी। ठीक है, वी कैन एंड टीबी। और 24 मार्च 1882 को वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी। तो आपको पता है 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। एक और है क्वेश्चन, आगे क्या है, एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, इसमें एक इसके अनुसार क्या है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में 2024 के आंकड़े क्या है कि 10.7 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हुए, और 1.323 लोगों की मृत्यु हो गई थी। किससे, टीबी से। क्या है, कब की रिपोर्ट है, 2024 के आंकड़े हैं। ठीक है, 2000 से अब तक वैश्विक प्रयासों के द्वारा 83 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है टीबी से। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक अर्थ आवर डे मनाया जाता है, अर्थ आवर 2026। इसमें 28 मार्च 2026 को रात के 8:30 से 9:30 तक क्या किया जाता है, लाइट्स बंद की जाती है। ठीक है, यह हर साल मार्च के माह में अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार यह 28 मार्च को मनाया गया। ठीक है, यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसको स्टार्टिंग हुई थी 31 मार्च 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका पहला आयोजन किया गया था। ठीक, अर्थ आवर 2026। अब एक और न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली रिंग मेट्रो की स्थापना, अभी रिंग रोड आपने नाम सुना होगा कि रिंग रोड, जैसे एक मेन ये शहर है तो इसको क्या कर दे, मेन शहर है, मान लीजिए शहर बसा हुआ तो बाहर बाहर एक रोड बना दिया जाता, ऐसे करके कि अगर किसी को बाईपास करके जाना है तो ये शहर में ना जाके बाहर बाहर निकल ले, चाहे किधर भी जाना हो। ऐसे ही रिंग मेट्रो की स्थापना हुआ है, कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। 12.3 किलोमीटर लंबी है ये। तो पीएम मोदी द्वारा पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया गया। ठीक, उसके बाद सरपंच पति प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें क्या होता है कि महिला प्रधान बन जाती है और सरपंच उसका पति सरपंच बन के घूमता है। ठीक है, अभियान क्या है, प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें। प्रॉक्सी सरपंच का मतलब जो सरपंच है वो नहीं, दूसरा सरपंच यानी महिला सरपंच है वो नहीं जाएगा मीटिंग मीटिंग में। कौन जाएंगे, हस्बैंड साहब जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। इसको ये किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख अभियान है। उद्देश्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पति प्रथा के खिलाफ महिला जनप्रतिनिधियों का सशक्तिकरण करना और जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, महिलाएं चुपचाप घर में बैठ रही हैं और पति प्रधान का रौब झाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महिला प्रधान है और पति प्रधानी का पूरा फायदा उठा रहा है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ पंचायती राज मंत्रालय में सरपंच पति प्रथा के खिलाफ अभियान जारी किया है। किसने, पंचायती राज मंत्रालय। एक साइन ऐप लॉन्च किया गया है, साइन। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये बेसिकली भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है कि रेलवे कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए साइन ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना, साइन ऐप किसने लॉन्च किया, रेलवे द्वारा। एक टीम कल की बनाई गई है,
नशे से लिए, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा भारत में फैले एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसको क्या है, नेटवर्क डार्कनेट एनक्रिप्शन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से संचालित किया जाता है, और किसे, टीम कल्कि द्वारा ये किया गया। ठीक, टीम कल्कि से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये इसका नाम रखा गया था। ठीक हो गया। अच्छा, हरीश, अभी हाल में हरीश राणा की निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। बेसिकली ये एक व्यक्ति हैं, 2013 में एक हॉस्टल, जब ये हॉस्टल में रहते थे तो चौथी मंजिल से गिर गए थे, तब से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। ठीक है। और तब से इन्होंने, बाद में क्या हुआ कि इनके माता पिता ने इसकी मृत्यु के लिए, यानी इसकी इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी। उसी के लिए अब फैसला आया है। तो ठीक है, अनुमति दी गई है, इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई है हालांकि, और इनकी अब ये हमारे साथ दुनिया में नहीं है। ठीक है, यानी इसको धीरे धीरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे हटाया गया और वो पंचतत्व में विलीन हुए। इससे पहले भी अरुण शानबाग बनाम भारत संघ 2011, इसमें भी ऐसी चीजें आई थी। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018, इसमें भी ये सब चीजें आई थी। ठीक है। और जीवन जीने का अधिकार जो होता है ना, जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में एक बग काउंटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या है बग काउंटी कार्यक्रम? UIDAI द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें उद्देश्य क्या है, आधार डेटाबेस की साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत और सुरक्षित करना। ये बग काउंटी कार्यक्रम किसके द्वारा? UIDAI द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक। उसके बाद एक और है, क्या है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम, GCWS 2026। क्या है, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन लॉन्च किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका किया गया। और यूएनओ द्वारा सन 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2026 यूएनओ द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आपको याद रखना है। एक और है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग ने। ये दूसरा संस्करण है। इसमें क्या क्या है कि भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन कैग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक, भारतीय राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है उसको कैग के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक, उसमें सूचकांक के मुख्य वित्तीय तथ्य क्या हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, वर्तमान में कितना घाटा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। इसका, इसमें क्या होगा, इसको अगली वीडियो, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसको अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा। अगली वीडियो में इसको फिर से हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो रही है। ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूँ कि जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, इसमें इसके नीचे आप देखेंगे तो क्लास के नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इस पे फिर से बता दो, एक एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपको शाम को 9 बजे 9 PM पर इस पे क्विज कराई जाएगी। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आपको क्विज के लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, जिससे इसकी रीच बढ़े और आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।